हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। ये वीडियो है पार्ट 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज का। इससे पहले की 5 वीडियोस में हमने 90 क्वेश्चंस को करीब डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से एक्सेस करके उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस के क्वेश्चंस को भी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो पॉलिटी की करीब आपको 25 से 30 वीडियोस मिलने वाली हैं, जिनमें आपको करीब 500 से 600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। इन 500 से 600 क्वेश्चंस में से आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में 5 से 6 क्वेश्चंस डेफिनेटली एज इट इज मिलने वाले हैं। अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एफकैट, सीडीएस या फिर एनडीए एग्जाम्स की, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके एनडीए, सीडीएस और एफकैट एग्जाम्स में। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई सजेशंस हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पर नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर ट्विटर और मेल पर भी हमें लिख सकते हैं। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ईमेल एड्रेस। आप हमें लिख सकते हैं विदाउट एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड कास्ट रेस्ट विद द। हिंदी में बात करें तो आधिकारिक रूप से किसी जाति को अनुसूचित जाति समझा जाएगा, यह निर्दिष्ट कौन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर या फिर ऑप्शन डी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, क्योंकि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना नहीं रखा जा सकता। प्रेसिडेंट उस कास्ट को रिकमेंड करता है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट में रखा जाएगा, तभी उसको शेड्यूल्ड कास्ट में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द quorum to hold a meeting of the House of State Legislative shall be। हिंदी में राज्य विधानसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम एक शब्द होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होता है। वह मिनिमम से मिनिमम नंबर होता है मेंबर्स का, जो राज्य की विधानसभा की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक होता है। उसकी न्यूनतम संख्या होती है, वो कितनी होती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहे। ऑप्शन ए 30 members और 1/10 of the total membership, whichever is less। ऑप्शन बी 1/2 of total membership। ऑप्शन सी 1/10 of total membership of houses, या फिर ऑप्शन डी 10 members और 1/10 of the total membership, whichever is more। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो कोरम होता है स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए कम से कम 10 सदस्य या फिर जो भी सदस्य संख्या है उसका 1/10 भाग। यानी अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में 160 मेंबर्स हैं तो उसका 1/10 हो जाएगा 16 मेंबर्स। तो अगर उस स्टेट लेजिस्लेटिव में कम से कम 16 मेंबर्स हैं तभी उसमें बैठक आयोजित की जा सकती है, अदरवाइज कोरम पूरा ना होने की वजह से सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल गवर्नमेंट। हिंदी में दिया है, निम्न में से क्या एक स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ऑप्शन ए पब्लिक हेल्थ, ऑप्शन बी सैनिटाइजेशन, ऑप्शन सी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज या फिर ऑप्शन डी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इज अ कंसर्न ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉट द लोकल गवर्नमेंट। ये जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता है वो एक स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न होता है। रेस्ट ऑफ द सी जो होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के कंसर्न होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एपिलेट जुडिशियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी जो निम्नलिखित में से क्या उच्चतम न्यायालय की अपीलकर्ता के प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार से संबंधित है? प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार क्या होता है अपीलकर्ता का? तो इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। अपील्स मेड इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में की गई अपील। ऑप्शन बी अपील्स मेड इन डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट ऑन द साइड एंड द स्टेट ऑन द अदर साइड। संघ और
एक राज्य तथा दूसरी तरफ एक राज्य के बीच विवाद में की गई अपील, या फिर ऑप्शन सी एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्य के बीच विवाद का समायोजन, या फिर ऑप्शन डी एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स, राज्यों के बीच विवादों का समायोजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, किसी भी अपीलकर्ता के जो प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार होते हैं वो सिर्फ दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामलों तक ही सीमित होते हैं, यानी क्रिमिनल, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तक ही किसी अपीलकर्ता के जो प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार होते हैं वो सीमित होते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है आपके लिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटर स्टेट रिवर, ऑप्शन बी ट्रेड यूनियन, ऑप्शन सी सिटीजनशिप, या फिर ऑप्शन डी लोकल गवर्नमेंट। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो आता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। बाकी की रेस्ट ऑफ 3 जो हैं ये सारे आते हैं यूनियन लिस्ट में, बाकी की जो हैं वो आते हैं यूनियन लिस्ट में। और ये जो ऑप्शन डी है लोकल गवर्नमेंट, ये कंसर्न होता है करंट लिस्ट का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकल गवर्नमेंट समवर्ती सूची का एक मामला है, बाकी के ये जो है ये सारे संघीय सूची के मामले होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विच, एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक निषेध रिट सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, जो किसके खिलाफ जारी किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अफेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ लिकर, शराब के उत्पादन और खपत के विषय को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी प्रोहिबिट्स द पुलिस फ्रॉम अरेस्टिंग अ पर्सन, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पुलिस को मना करता है। ऑप्शन सी प्रोहिबिट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, कोई विशेष कार्रवाई करने के से प्रशासनिक प्राधिकरण को प्रतिबंधित करता है। या फिर ऑप्शन डी प्रोहिबिट्स ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द केस, मामले को आगे बढ़ाने से लेकर एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण को प्रतिबंधित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो निषेध रेट होता है, प्रोहिबिशन रेट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मामलों के लिए इशू किया जाता है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको इंटरप्ट नहीं कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मामलों के लिए जारी किया जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी इंस्टीट्यूटेड विद इनिशिएटिव टेकन बाय, भारत के संविधान के अनुसार एक नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की पहल किस सदन में की जा सकती है? आपके ऑप्शन है मोर देन 2/3 ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी द इंटर स्टेट काउंसिल, ऑप्शन सी द लोकसभा, या फिर ऑप्शन डी द राज्यसभा। देखिए इसका जो राइट आंसर अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस बारे में भी। कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज होती क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो पूरे इंडिया में लागू की जाती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस तरीके की जो योजनाएं होती हैं जो पूरे इंडिया में लॉन्च की जाती हैं, उनको ऑल इंडिया सर्विसेज की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो कोई भी योजना बनाई जाती है उस बिल को सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? वो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा से उसको पास करने के बाद उसको लोकसभा में भेजा जाता है, लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद वह कानून की शक्ल ले लेता है और नई ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 98 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इनेस्ड इज पावर फ्रॉम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, निम्नलिखित में से किसने प्रायोजित विधान से अपनी शक्ति को बढ़ाया है? ऑप्शन है आपके द लेजिस्लेटिव, ऑप्शन बी द लेजिस्लेटिव कमेटी, या फिर ऑप्शन सी द सिविल सर्विसेज, या फिर ऑप्शन डी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द
सिविल सर्विसेज या फिर द जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, उन्होंने अपनी पावर्स को इंक्रीज किया है बाय द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द सिविल सर्विसेज या फिर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा मस्ट बी मीट एट लीस्ट, संविधान के अनुसार लोकसभा की 2 बैठकों के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है थ्राइस ईच ईयर विद नो मोर देन 4 सिटिंग्स बिटवीन सेशंस, ऑप्शन बी थ्राइस ईच ईयर with no more than 6 months between sessions, option C twice each year no more than 4 months between sessions, या फिर ऑप्शन D twice each year with no more than 6 months between sessions। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन D, क्योंकि लोकसभा की जो बैठकें होती हैं वो साल में 2 बार आयोजित होनी चाहिए और उनके बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड ओरिजिनली एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हिंदी में दिया गया है निम्नलिखित में से क्या निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल नहीं किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं सिटीजन्स राइट टू एन एडुकेट मीन ऑफ लिवलीहुड, नागरिक की आजीविका के पर्याप्त साधन के लिए अधिकार, ऑप्शन बी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर 14 ईयर ऑफ एज, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन सी फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता, या फिर ऑप्शन डी प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउ एंड काफ्स, गाय और बछड़ों के वध का निषेध। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें इसको जोड़ा गया था। इससे पहले ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 के दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर बाय इश्यूइंग अ रिट दैट द रिस्पोंडेंट वाज नॉट entitled in an offense he was holding or a privilege he was exercising. The writ was, आपको रिट पहचानना है। भारत सरकार की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट जारी करके कहता है कि परिवादी उस कार्यालय को धारण करने का हकदार नहीं है या फिर विशेषाधिकार का प्रयोग करके वह ऐसा कर रहा था, तो रिट कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रोहिबिशन निषेध, को वारंटो अधिकार प्रक्षा, या फिर सेटोरी उत्प्रेषण लेख। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जो भी आपके रिट होते हैं, क्योंकि रिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। एफकेट एग्जाम की अगर पर्टिकुलर बात करें या फिर सीडीएस एग्जाम की बात करें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, वो वारंटो जो होता है अधिकार प्रक्षा होता है वो किसी व्यक्ति को अगर वो गलत तरीके से पद पर आसीन है तो उसको हटाने के लिए को वारंटो का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 102 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द कोरम रिक्वायर्ड इन राज्यसभा इज, राज्यसभा के लिए कोरम जो रिक्वायर्ड कोरम होता है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होता है? तो हमने पहले भी पढ़ा है 1/10 होता है या फिर 10 मेंबर्स या फिर 1/10, जो भी ज्यादा होगा वो होता है। तो इस समय राज्यसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स कितनी है? 250 होती है। ठीक है, उसको अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो मिनिमम 25 मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है, तभी कोरम फिलफुल होगा और बैठक की जा सकती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर बाय, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने कार्यकाल के दौरान पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सम चार्जेस आर प्रूवन अगेंस्ट हिम, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यदि उसके खिलाफ कुछ आरोप सिद्ध होते हैं। ऑप्शन बी, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, राष्ट्रपति द्वारा संघीय कैबिनेट के एक संकल्प के आधार पर। ऑप्शन सी, अ कमिटी कंसिस्टिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश
और भारत के उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर एक समिति द्वारा। ऑप्शन डी दिया गया है द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप सभी को पता ही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, या फिर राष्ट्रपति किसी को भी हटाना होता है तो इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस होती है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू हटाया जाता है और स्पेशल मेजॉरिटी से इम्पीचमेंट को पास कराना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अगर इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होता है तो एक स्पेशल मेजॉरिटी से एक बिल पास कराना पड़ता है और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उनको पद से हटाता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय एन appropriate judicial body in order to free a person who has been illegally detained? निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक न्यायिक संस्था द्वारा जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो? देखिए यहाँ पर आप हिंदी में अगर जो आंसर थे उनको पढ़ेंगे तो आप क्लियरली समझ जाएंगे, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है कि किसी बंदी को प्रत्यक्षीकरण उसका किया जाता है। तो राइट आंसर हीबस कॉर्पस हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, क्योंकि इन सभी को हिंदी में एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे रिट्स को पहचानना। बंदी प्रत्यक्षीकरण हीबस कॉर्पस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर के संबंध में आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑप्शन ए, द यूनियन गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट से। ऑप्शन बी, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर, केवल संघीय सरकार के पास पावर्स होती हैं। ऑप्शन सी, द स्टेट गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन द यूनियन गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार होती है उसके पास संघ सरकार से ज्यादा शक्ति होती है। या फिर ऑप्शन डी, बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज इक्वल पावर, दोनों राज्य और केंद्र के पास समान अधिकार और समान शक्तियां होती हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो इनकम टैक्स के संबंध में जो सारी की सारी पावर्स होती हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी पावर्स नहीं होती हैं। तो बी आंसर विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी इन पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद में स्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन आपके सामने ये हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकन, या फिर ऑप्शन डी, कंसल्टेटिव कमेटी टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, या फिर वित्त मंत्रालय की परामर्श समिति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय की परामर्श समिति होती है ये एक स्थायी समिति नहीं होती है, स्थायी निकाय नहीं है संसद का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी जो तीन है ये सभी की सभी स्थायी समितियां हैं संसद की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए, रिटर्निंग ए लेजिस्लेटिव बिल फॉर रिकंसिडरेशन, विधायी विधेयक पुनर्विचार के लिए भेजना, रिटर्निंग ए फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन, वित्तीय विधेयक पुनर्विचार के लिए भेजना, या फिर ऑप्शन सी, डिसॉल्विंग द लोकसभा, लोकसभा को भंग करना, या फिर ऑप्शन डी, सम्मनिंग द राज्यसभा, राज्यसभा की बैठक को बुलाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि अगर कोई वित्तीय विधेयक है वो सदनों द्वारा पारित करके भेजा जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य होता है उस पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए, इसे वापस पुनर्विचार के लिए राज्यसभा या लोकसभा के पास नहीं भेज सकता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका रिटर्निंग अ फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन, वित्तीय विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना ये एक अधिकार नहीं होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फंडामेंटल राइट गारंटीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय, भारतीय संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किस स्थिति में? जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा द्वारा, एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी, एन
एडजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी जुडिशियल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है उस समय आपके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा, इसमें आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के, वो सभी भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो किसी भी सदन के हो, वो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा या फिर किसी भी सदन के नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का, वीडियो सीरीज का तो नहीं पर इस वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है आपके लिए। इस वीडियो सीरीज में करीब 100 से ज्यादा वीडियोस रहेंगी, 20-20, 25-25 मिनट की। लेकिन ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एफकैट, मेन टारगेट एफकैट है। उसके बाद अगर सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, भली बात ही जानते होंगे कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एनडीए, क्योंकि एनडीए के बच्चों के लिए ये तो एक तरीके से संजीवनी है, क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनको ये चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं जीएस पढ़ना। तो अगर वो क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करते हैं तो वो एनडीए एग्जाम में भी एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया हो जाता है उन बच्चों के लिए जो इस फील्ड में भी, यानी जो जीएस की फील्ड में भी अच्छे होते हैं। तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर समानता के अधिकार के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? आपके ऑप्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। ऑप्शन बी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए अवसरों की समानता। ऑप्शन सी, इक्वालिटी ऑफ राइट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड ऑफ ऑल, सभी बुनियादी जरूरतों की संतुष्टि की समानता का अधिकार। ऑप्शन डी, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी परिस्थितियों में उपचार की समानता। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, इक्वल ट्रीटमेंट इन ऑल सर्कमस्टांसेस। देखिए, अगर इमरजेंसी होती है तो उस केसेस में राइट ऑफ इक्वालिटी जो है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वही काम नहीं करते हैं, वही आपके जो हैं डिलीगेट कर दिए जाते हैं। तो उस स्थिति में ऑप्शन डी हो जाता है हमारा राइट आंसर, इक्वल ट्रीटमेंट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी परिस्थितियों में उपचार की जो समानता है वो हमारे समानता के अधिकार का एक भाग नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो मेल पर भी हमें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।